तो कांग्रेस में टिकट की बम्पर दावेदारी प्रस्तुत की जा रही। 90 सीटों पर 1800 से ज्यादा आवेदन आए हैं। बड़ी विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा आवेदन देखे जा रहे हैं। तो ब्लॉक में आवेदन की पहले स्क्रूटनी की जाएगी। आज और कल ब्लॉक लेवल पर पहले मीटिंग होगी और 26 को ब्लॉक से 5 नाम का पैनल भी जिले में भेजा जाएगा। तो आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो सुनी ही होगी। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ मची हुई है। कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए तो हर सीट का लगभग यही आलम देखा जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर किस सीट पर कितने दावेदारों ने आवेदन दिया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और विधायक गुलाब कमरों की सीट से ये अकेले ही दावेदार हैं। इधर अगर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की सीट की बात करें, अंबिकापुर उनकी सीट है, तो अंबिकापुर से 100 लोगों ने आवेदन दिया है। डिप्टी सीएम सिंहदेव की अंबिकापुर सीट से 100 लोगों ने आवेदन दिया है। रायपुर जिले की 7 सीटों में से 145 दावेदार मैदान में हैं। और इसी के साथ अगर दुर्ग की बात करें तो दुर्ग ग्रामीण में ताम्रध्वज साहू के साथ 12 से ज्यादा दावेदार सामने आए। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ 7 नए आवेदन भी सामने आए हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के सामने 5 दावेदार हैं। इसी तरह खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सामने 15 से ज्यादा दावेदार आए। यह हम उन मंत्रियों के उन दिग्गजों की लिस्ट बता रहे हैं जिनके साथ कई लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। तो इधर महिला एवं बाल विकास मंत्री भेड़िया के सामने 6 से ज्यादा दावेदार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, इनकी सीट पर अकेले ही वो दावेदार है। लेकिन इनके अलावा और तमाम जो मंत्रियों के और विधायकों की बात करें तो उस पर 1 से ज्यादा लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। इधर आरंग में मंत्री शिव डहरिया के साथ 10 दावेदार सामने आए हैं। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जिस तरह से नाम सामने लगातार आ रहे हैं, एक सीट है और 100 से ज्यादा दावेदार, कहीं ना कहीं चुनौती भी है पार्टी के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने सही कहा। देखिए, चुनौती बड़ी है क्योंकि अगर आपके पास 2000 दावेदार हैं 90 सीटों पे, तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल 90 नाम तय करने और 1910 लोगों को जो है संतुष्ट करना है, मतलब उन्हें साधना है। तो बड़ी चुनौती सत्ताधारी दल के सामने है कि कैसे उन नामों को, उन नेताओं को, उन चेहरों को साधेगी, क्योंकि जो दावेदार हैं वो सत्ता में आने के बाद स्वाभाविक तौर पर जो नेता है वो अपने आप को दावेदार समझने लगे। और जिस तरह से कांग्रेस ने तय किया कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 17 से लेकर 22 अगस्त तक ब्लॉकों में जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनके पास आवेदन कीजिए। और उसी परंपरा में देखा गया कि लगभग 2000 लोगों ने आवेदन कर दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इन्हें साधा जाएगा, कैसे इन्हें मनाया जाएगा, क्योंकि जब दावेदारों की संख्या बढ़ी है तो स्वाभाविक है जो नाराजगी भी जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। संभवतः 1 से 1.5 माह का वक्त बचा हुआ है आचार संहिता को लगने के लिए। और उसके बाद जिस तरह से ये कहा जा रहा है, कांग्रेस ने जो ये जानकारी दी है कि 6 सितंबर को पहली सूची का ऐलान किया जाएगा, तो 6 सितंबर के बाद जो स्थिति होगी वो बिल्कुल ही एक बड़ी चुनौती होगी सत्ताधारी दल के सामने कि कैसे उन नामों को साधा जाए जिनके नाम के आगे टिकट के लिए मुहर नहीं लगेगी, उन्हें कैसे साधा जाए। एक बड़ी चुनौती जो है फिलहाल कांग्रेस के सामने दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अवधेश जी, कहीं ना कहीं चुनौती तो है ही, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में इतने सारे लोगों को एक साथ साधना पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती। लेकिन अगर हम बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा स्थिति खराब होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 345 लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हर सीट की कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन हाँ, ये भी जरूर है कि 90 में से 4 ऐसे सीट हैं जहां पे सिंगल नाम सामने आया है, केवल एक ही दावेदार ने आवेदन जमा किया है। तो दोनों स्थिति कांग्रेस के सामने है। न केवल बिलासपुर, अगर रायपुर का जिक्र कर लिया जाए तो रायपुर दक्षिण एक ऐसा सीट है जहाँ पर 36 दावेदार जो एक सीट से उन्होंने आवेदन दिया है और एक का नाम तय होना है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है कि बिलासपुर हो, रायपुर हो या अन्य जिले हो, अन्य विधानसभा हो, कैसे उन लोगों को, उन नेताओं को संतुष्ट
संतुष्ट किया जाएगा, ताकि चुनाव में जो है कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, पार्टी के वर्कर चुनाव लड़ते हैं, तो वो तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है, वो न केवल वो संतुष्ट होकर चुनावी मैदान में काम करे, बल्कि उस 36 में से 35 जो नाम होंगे वो जो बाहर होंगे, एक नाम जब मुहर लगेगा तो वो सारे 35 एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, ये चुनौती है। और यही वजह है कि संकल्प शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, उस शिविर में इस बात की संकल्प दावेदारों को, नेताओं को दिलाया जा रहा है कि जिसके भी नाम पे मुहर लगे उसके लिए फिर सबको मिलकर काम करना है। तो संकल्प शिविर का आयोजन भी दरअसल इसी परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है कि अगर कहीं पे नाराजगी हो उससे पहले बातचीत कर ली जाए, समझ ली जाए। लेकिन कुल मिला के यही है कि चुनौती फिलहाल सत्ताधारी दल के सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अवधेश जी, चुनौती तो कहीं ना कहीं है, लेकिन अब जैसा कि आपने जिक्र किया कि संकल्प शिविर के जरिए रणनीति बनाई जा रही है रूठों को मनाने की, लेकिन ये कितनी कारगर साबित होगी? बिल्कुल, देखिए कितनी कारगर साबित होगी, 6 सितंबर के बाद इसका जो है परिणाम सामने आने लगेगा, क्योंकि 6 सितंबर को कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पहली सूची जारी कर दी जाएगी। तो जिन जिन सीटों से सूची जारी कर दी जाएगी वहां पे जो शेष दावेदार होंगे उनका क्या रुख होगा, ये उसी दिन पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस सत्ताधारी दल है, इसका लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं को, नेता को आश्वासन दिया जाता है कि अगर आप प्रबल दावेदार हैं और किसी भी क्राइटेरिया में, किसी भी श्रेणी में आपको टिकट नहीं मिलता है, तो इसके लिए सत्ता आने के बाद आपको साधने के लिए, आपको उपकृत करने के लिए या सत्ता में भागीदार बनाने के लिए और भी जो है विकल्प होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सत्ताधारी दल के सामने एक प्लस पॉइंट माना जाता है। लेकिन वो तमाम प्लस पॉइंट तब काम आएगा जब सत्ता में, जब कांग्रेस लौटेगी, दोबारा सत्ता में आएगी, तब वो सारे जो समीकरण है उस पर साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं संकल्प शिविरों में जा रहे हैं, वो संकल्प दिला रहे तमाम प्रत्याशियों को, दावेदारों को कि पार्टी को जिताने के लिए काम करना होगा, चेहरा एक ही होगा। तो ऐसे में कोशिशें अभी से जारी है। कांग्रेस के और भी अन्य जो नेता है उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है, जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ब्लॉकों से 5-5 नामों का पैनल जो है वो जिले में भेजा जाएगा। लेकिन सीटों पर जिस तरह से दावेदार सामने आ रहे हैं, उनमें एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि अगर हम सीएम भूपेश बघेल की बात करें, आबकारी मंत्री कवासी लखमा की बात करें, इनकी जो सीट पर सिर्फ यही दावेदार है। उधर अगर हम उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात कर रहे हैं तो 100 से ज्यादा दावेदार सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए अंबिकापुर का समीकरण दरअसल ऐसा है कि एक अभी खाद्य विभाग के, खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने जब आवेदन किया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, उन्होंने अपने बयान में कहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले टी.एस. सिंहदेव ने चुनाव न लड़ने की मंशा जताई थी, उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में तय करेंगे कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो ऐसे में उनके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा जागी और उन्होंने आवेदन किया है। तो देखिए कांग्रेस के भीतर जो जिस तरह से बात कही जा रही है कि जो स्वयं दावेदार है, जो स्वतः दावेदार है या जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें आवेदन के लिए एक विंडो दिया गया, आवेदन करने के लिए एक जगह दिया गया है। तो ऐसे में वही विंडो पे जाके उस ब्लॉक अध्यक्षों के पास जाके आवेदन सौंपा जा रहा है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो चुनाव कमेटी को लेना है और उसके बाद दिल्ली आला कमान को निर्णय लेना है कि कौन कांग्रेस का चेहरा होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी। और यही वजह है कि कांग्रेस ने तय किया है कि ब्लॉक से 5-5 नामों का पैनल जिले में भेजा जाएगा, जिले से 3-3 नामों का पैनल जो है प्रदेश में भेजा जाएगा। अब प्रदेश चुनाव समिति जो है वो उस पर निर्णय लेगी, स्क्रीनिंग कमेटी में नाम जाएगा, स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद दिल्ली से तय होगा। तो निचले स्तर पर ही जो स्क्रूटनी की व्यवस्था की गई है उससे जरूर कांग्रेस को थोड़ी सी राहत मिलेगी। और यही वजह है कि स्क्रूटनी कमेटी के नीचे जो तमाम नेता हैं उन्हें ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कहीं पे भी असंतोष की स्थिति दिखाई पड़ती है, कहीं पे भी अगर नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, दावेदारों में नाराजगी सामने आती है तो उनके नाराजगी को समय रहते दूर किया जाए, ताकि पार्टी के चुनावी रणनीति पे जो है वो असर न पड़े। तो तमाम चीज़ों की जो रणनीति है वो कांग्रेस तैयार करके रखी है। लेकिन फिर से वही बात है कि 6 सितंबर को कांग्रेस ने जिस तरह से कहा है, अगर 6 सितंबर को पहली सूची जारी होती है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि असंतुष्टों को, जो दावेदार थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, उनका क्या रुख होगा। बिल्कुल अवधेश जी, और जिस तरह से अब तैयारियां की जा रही, क्योंकि लिस्ट बहुत जल्दी ही अब कांग्रेस जारी कर देगी, लेकिन अगर हम इसी बीच अगर हम बीजेपी की बात करें तो क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, 21 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस जब अपनी पहली सूची जारी करेगी तो कितनी चुनौतियां अब उसको सामने फेस करनी पड़ेगी?
देखिए चुनौती वही होगी, क्योंकि देखिए आप सत्ता में आने के लिए मतलब बतौर विपक्ष आपके पास जो है वो दावे और वादों के अलावा कुछ होता नहीं है सत्ता में लौटने के लिए। लेकिन सत्ता में रहते रहते कार्यकर्ता जो है दावेदार हैं, उनके समक्ष एक बात ये जरूर रहती है कि उनकी जो पार्टी है वो सरकार में है, तो ऐसे में सरकार से जो है अपेक्षाएं बढ़ जाती है और अपेक्षाओं को लेकर ही जो दावेदारों की जो भीड़ है वो दिखाई पड़ रही है कि 2000 के करीब जो दावेदार है वो सामने आए हैं। तो बड़ी चुनौती है, कैसे साधेंगे इसके लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली से लेकर प्रदेश तक में अब बातचीत का दौर जारी है, जिम्मेदारियां तय की जा रही है कि जिला अध्यक्षों को से अलग से बातचीत की जा रही है, बैठकें की जा रही है, प्रभारी यहाँ पे मौजूद है, लोकसभा के जो प्रभारी है वो यहाँ पे मौजूद है, विधानसभा के अलग अलग प्रभारी जो बनाए गए वो मौजूद है। तो सबकी कोशिश यही है कि कैसे उन नामों को, उन तमाम चेहरों को साधा जाए जिनको टिकट नहीं मिलेगा। तो 6 तारीख तक के लिए फिलहाल तमाम चुनौती और तमाम चीजों के लिए इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल अवधेश जी, तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बता दें कि लगातार अब दावेदार अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं और 90 विधानसभा सीटों पर अभी 1800 से ज्यादा आवेदन सामने आए हैं और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।